नमस्ते नमस्कार, मैं तमन्ना सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका ऑन दी प्लेटफॉर्म ऑफ किरोशा अकेडमी। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। विद दिस वी आर हियर इनटू अ न्यू लाइव सेशन जहां हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर सब्जेक्ट। तो जैसा आप सब एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में हम रैंक करेंगे अबाउट दी डिफिकल्टी सब्जेक्ट्स। जैसा कि आप सब अपने अपने अकॉर्डिंग सब पढ़ते हैं, सबका अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो भी प्रेफरेंस है वो रहता है। किसी की बायो स्ट्रांग होती है, किसी की जूलॉजी, किसी की बायो स्ट्रांग होती है, किसी की फिजिक्स स्ट्रांग होती है, तो किसी की केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है। उसी बेसिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी डिफिकल्टी स्ट्रैटेजी और कैसे आपको अपनी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को उसके साथ कोप करना है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। विद दिस, सबसे पहले अगर आप आरयूएचएस के लिए सब सब्जेक्ट्स को मोस्टली स्टूडेंट्स आप लोग जो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स यही करते हैं कि जो भी आपका सारे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं कि फिजिक्स को भी इतना टाइम दे रहे हैं, बायो को भी इतना टाइम दे रहे हैं, केमिस्ट्री को भी सेम टाइम दे रहे हैं। लेकिन टाइम देने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें उस चैप्टर के बारे में कितनी नॉलेज है, या हम उस चैप्टर के अंदर से कितनी चीजें निकाल के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर देखो, अगर आप लोग सेम फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसी सिलेक्शन नहीं होता है, बिकॉज सिलेक्शन आपका हार्ड जरूरी नहीं है, हार्डवर्क से ही हमेशा सिलेक्शन होता है। कभी कभी सिलेक्शन के लिए आपकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी भी चाहिए होती है, वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप आईयूएचएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आप किरोशा अकेडमी के 60 डेज क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको 25 मार्च से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी और आपको सारा कंटेंट इन डिटेल प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। विद दिस, अगर हम बात करते हैं कि मोस्टली हमारे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं वो मोस्टली 80% फिक्स होते हैं ना। 80% हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आते हैं? 80% क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं फ्रॉम दी वैक्यूज। 80% क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज से आते हैं और 20% आपको न्यू नॉलेज गेन करना होता है। ठीक है, 20% क्वेश्चन के लिए आपको न्यू बुक्स या न्यू क्वेश्चंस पे जाना होता है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम ऐसे टॉपिक्स को पहले पढ़ेंगे जहां से ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे, उसी टॉपिक को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। हमें हर चैप्टर को, हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बस उन्हीं टॉपिक्स को या उन्हीं चैप्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है जिनके ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखते हैं कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती करते क्या है। तो एवरेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो तो स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं, जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ज्यादा टाइम देते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट है उनको कम टाइम देते हैं। तो वही एवरेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिजिक्स को इग्नोर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि फिजिक्स को इग्नोर करते हैं, डरते हैं। मैथ्स से बचने के लिए ही तो हमने बायो लिया था और उसमें भी अब फिजिक्स आ रही है, ये मैथ्स बन के हमारी आत्मा को सता रही है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, बायो को तो कम्प्लीटली, फिजिक्स को तो कम्प्लीटली इग्नोर कर देते हैं, केमिस्ट्री का रट्टा मार लेते हैं। जबकि और अगर आप रट्टा भी मारोगे किसी चीज का, तो वो चीजें आपको ज्यादा समय तक याद नहीं रहती। जो चीजें आप रट्टा मारते हो वो कम समय तक आपको चीजें याद रहती है। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के कॉन्सेप्ट्स को समझ। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप इन चीजों से डरते रहोगे, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो। और अगर आप जिस दिन आपने कॉन्सेप्ट्स को समझना स्टार्ट कर दिया, उस दिन से आपके लिए ये दोनों सब्जेक्ट जो है बहुत इजी हो जाएंगे, इवन आपको बायो से भी इजी लगेंगे। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं, ये बच्चों के अकॉर्डिंग ही मैं बता रही हूँ, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू एनी अदर वन, जस्ट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। बच्चे डरते हैं फिजिक्स से, तो फिजिक्स से सबसे डेंजरस लगता है। केमिस्ट्री में ट्रिकी और मेमोरी मिक्स क्वेश्चंस रहते हैं। आप देखोगे मेमोरी बेस पे आपके मोस्टली रिएक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, रिएक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। इनऑर्गेनिक में आपको ट्रेंड्स दिख जाएंगे, है ना।
तो ये आपके सारे कैसे क्वेश्चन रहते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। और बायोलॉजी में आपके लेंदी लेकिन स्कोरिंग चैप्टर्स रहते हैं, इसीलिए बायोलॉजी बच्चों को इजी लगती है। थोड़ा सिलेबस वास्ट होता है, कवर करना पड़ता है, होता है, बोरिंग होता है, लेकिन स्कोरिंग पार्ट आपका बायोलॉजी रहता है। फिर अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में कि कैसे आपको क्या क्या चीजें करनी है, तो फिजिक्स में अगर हम आपकी बात करते हैं कि क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल रहेंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। तो आपको अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट रट्टा मार रहे हो किसी भी कॉन्सेप्ट का, किसी भी थ्योरी के पॉइंट का, किसी ग्राफ एनालिसिस का, तो वो चीज यहाँ पे काम नहीं करने वाली है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, सिर्फ फॉर्मूलेज याद करते हैं और एप्लीकेशन आता ही नहीं है। जबकि एप्लीकेशन, जब तक आप कोई फॉर्मूलेज लर्न कर रहे हो, कोई नई चीज ट्राई कर रहे हो, तो उसका एप्लीकेशन वाला पार्ट आपको आना चाहिए। सिर्फ फॉर्मूलेज लर्न करने से, सिर्फ रट्टा मारने से कोई काम नहीं होता है। एप्लीकेशन पार्ट भी आपको आना चाहिए कि कैसे आपको फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, कैसे आपको यहाँ पे आपके जो फिजिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो सबसे पहले सारे जो जितने भी आपके फॉर्मूलाइज है, मैंने बहुत बार ये चीज पहले भी बोली है कि आप एक मिस्टेक नोटबुक बनाइए और एक फॉर्मूला बुक बनाइए जिसमें सारे फॉर्मूलेज आपके होने चाहिए, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, या फिर कोई भी सब्जेक्ट है। ठीक है, आप उस नोटबुक को थोड़ी मोटी सी नोटबुक बना लीजिए। मोटी सी की तो जरूरत भी नहीं है, 2 पार्ट में आप डिवाइड करोगे, उसमें एक पार्ट फिजिक्स का रह जाएगा, एक पार्ट केमिस्ट्री का रह जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, आपको बनाना है फॉर्मूला बुक बनानी है जिसमें सारे फॉर्मूलेज होंगे और फॉर्मूले के साथ उनका एप्लीकेशन पार्ट भी होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कब यूज आना है या इस फॉर्मूले का कब यूज करना है, कैसे क्वेश्चंस में हमें यूज करना है, वो भी उस फॉर्मूले के आगे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और प्रीवाईक्यूज आपको रिपीट प्रैक्टिस करनी है और ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवाईक्यूज डिराइव्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस जो पहले क्वेश्चंस पेपर्स में आ चुके हैं उनसे मिलते जुलते जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अगर हम बात करें तो आपके पास मॉडर्न फिजिक्स हो जाती है। मॉडर्न फिजिक्स के साथ साथ आप इलेक्ट्रोस्टैट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट या फिर अगर मैं बात कहूँ तो मैग्नेटिज्म वाला ना, ये भी आपका यहाँ इन्वॉल्व हो जाता है। फिर अगर हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, तो सेकेंड हार्डेस्ट हमारा आता है केमिस्ट्री, जो बच्चों को लगता है हार्ड, वैसे कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आपका देखो, बायो आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ला के देगी, है ना। अगर जैसे आप मानो आपके पास, मानो कि आपके पास 34 क्वेश्चन आते, मान लीजिए कि हमने 30 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए, ठीक है, तो ये तो 30 मार्क्स ही आए। बायो को मैंने अच्छे से अच्छे पढ़ा, 30 नहीं तो आप चलो इतना मान लो कि आपने 32 क्वेश्चन करेक्ट कर लिए या 33 करेक्ट कर लिए। तो क्या सिर्फ बायो पढ़ के आपका सिलेक्शन पॉसिबल है? क्या 32 या 33 मार्क्स पे आपको कोई गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। मिलेगा कब? जब आपकी रैंक अच्छी आएगी। और रैंक आपकी कब अच्छी आएगी? जब आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन है और इनमें से अगर आप जैसे मान लो अगर ये केमिस्ट्री है, अगर मानो ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में अगर आप स्कोर करते हो 30 तक तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आपका फिजिक्स वीक है तो, तब यहाँ जाके 62 हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे 25 अचीव कर लेते हो तो आपके आराम से ये ऑलमोस्ट 85 मार्क्स बन जाते हैं और इस मार्क्स में आपको आराम से GPON मिल सकता है। कोई भी गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज आपको यहाँ मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको मार्क्स की स्ट्रैटेजी तो रखनी ही रखनी है, मार्क्स का टेम्परामेंट तो रखना ही रखना है कि इतने मार्क्स तो मिनिमम मेरे आने ही चाहिए। और मैं तो कहूंगी कि इससे आप लोग प्लस, इसमें आप लोग +2 ऐड करके चलो और इसमें भी आप +5 ऐड करके टारगेट बना के चलो। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये तीनों आपका रहता है। बच्चे करते हैं फिजिकल में तो न्यूमेरिकल बेस्ड है, फॉर्मुलेज याद कर लेते हैं। ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट को समझते नहीं है जो कि मेन चीज है आपकी पूरी GOC का, और इनऑर्गेनिक को रट्टा मार लेते हैं। तो बस स्टूडेंट्स तीनों चीजों को मिक्स कर देते हैं और रैंडमली पढ़ लेते हैं। जबकि आप जितने भी टॉपिक्स को अगर सेग्रीगेट करके पढ़ोगे, सेपरेट करके पढ़ोगे, टुकड़े टुकड़े करके पढ़ोगे, उतना ज्यादा आप उस टॉपिक को अपने दिमाग के अंदर ले सकते हो, बैठा सकते हो। ठीक है, उतनी ज्यादा टाइम तक आप उस चीज को रिवाइज कर सकते हो। स्ट्रैटेजी आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, जितना हो सकता है उतने न्यूमेरिकल्स आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए आपके पास मैकेनिज्म्स होने चाहिए। मैंने जैसे बताया है, ऑर्गेनिक के लिए आपको GOC करना है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका GOC होगा उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। और इनऑर्गेनिक के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं,
क्योंकि आप देखोगे तो मोस्टली हमारे इनऑर्गेनिक में कैसे चैप्टर्स होते हैं, मेजरली ट्रेंड्स पे बेस्ड होते हैं। टॉप टू बॉटम क्या डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या डिक्रीज हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, और कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रहते हैं, स्ट्रक्चर वाइज रहते हैं। तो यहाँ आप जितना ज्यादा क्या करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और हाई वेटेज टॉपिक से अगर हम बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन बिल्ड करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अगर बात करें तो अल्कोहल फिनॉल वाला चैप्टर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है आपके। अल्कोहल फिनॉल, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जो आपको पढ़ने हैं। फिर हम बात करते हैं मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट जो कि है हमारा बायोलॉजी, जो कि ये होता है, आपको प्रायोरिटी इसको देनी है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री को भूलना नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम वेटेज होता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, ज्यादा इधर उधर के क्वेश्चंस, घुमा घुमा के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, सिंपल डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। प्रॉब्लम क्या रहती है कि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ये सोच लेते हैं कि बायो ही तो है, बायो तो मैं कर लूंगा, या मैं बायो तो मैं कर लूंगी, और उस चक्कर में बायो में ओवर कॉन्फिडेंट होके और कंसेप्ट ही नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी ही प्रॉपर्ली नहीं पढ़ते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी को क्या ही पढ़ते। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी कि आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी है, जितने भी डायग्राम्स, टेबल्स, फिगर्स, फ्लो चार्ट्स जो भी आपके गिवन है एनसीईआरटी के अंदर, वो सारे आपको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। और उसके अलावा आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन। बच्चे क्या करते हैं कि बायो ही तो है, बायो में क्या ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जबकि नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस तीनों सब्जेक्ट में इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपको मास्टरी नहीं आएगी, आप उस चीज में और एफिशिएंट नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करने हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एरियाज आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स हो चुका है, इकोलॉजी हो चुका है, और अगर हम बात करें तो ये आपका कौन सा चैप्टर, यहाँ और इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बात करते हैं, इकोलॉजी आ ही गई है, जेनेटिक्स आ ही गई है, और एक और यूनिट रहती है हमारी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये यूनिट भी रहती है हमारी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो देखो, फिजिक्स को तो आपको डेली टच करना है, फिजिक्स के लिए तो हम एक दिन भी मिस नहीं कर सकते हैं, फिजिक्स आपको डेली पढ़नी है, और डेली में आपको डेली डेली फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, फॉर्मूलेज रिवाइज करने हैं, और साथ ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? फिर अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री को आप ड्रॉप कर सकते हो, वन डे बाय डे कर सकते हो ना। एक दिन एक पढ़ लिया, एक दिन दूसरा चैप्टर कर लिया, एक दिन बीच में छोड़ दिया, एक दिन प्रैक्टिस कर ली, एक दिन सिर्फ क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, और बायोलॉजी का आपको डेली के डेली रिविजन करना है, बायोलॉजी को एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है, एक भी दिन आपको यहाँ मिस नहीं करना है, ये तो आपको करना ही करना है डेली के डेली। ठीक है, डेली के डेली बायो पढ़ना है, एनसीईआरटी रीड करनी है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना चाहिए। आपका डेली का टारगेट होना चाहिए कि मैं एक दिन में पर सब्जेक्ट, वन डे पर सब्जेक्ट, व्हेन यू आर क्लोजर टू एग्जाम, तो आपका एग्जाम पास है तब की मैं बात कर रही हूँ कि वन डे पर सब्जेक्ट आपके पास 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। ठीक है, वेदर इट इज बायोलॉजी, फिजिक्स और योर केमिस्ट्री। इज दैट क्लियर? तो अभी तक अगर आपने बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है और आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं, तो आप आज ही किरोशा एकेडमी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और आपका जिस भी स्टेट का टारगेटेड एग्जाम है, आप उस एग्जाम के लिए तैयारी आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो ऑफर है ये आपके लिए लिमिटेड टाइम तक ही वैलिड है, इसके बाद ये आपका ऑफर जो है समाप्त हो जाएगा। सो विद दिस आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेशनल रहा होगा। सो विद दिस थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।